वेलकम टू एबनिशियो जुडिशरी। राजस्थान जेएलओ की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। यहाँ पर फॉर्म फिलिंग की डेट भी आ गई है, कब से फॉर्म फिल होंगे, कब कितनी पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, तो मतलब काफ़ी कुछ जो है राजस्थान में फ़िलहाल चल रहा है। एपीओ का रिजल्ट आने वाला है, मेंस का जुडिशरी का प्री का भी रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अब जेएलओ की नोटिफिकेशन आ रही है, तो मुझे लगता है राजस्थान गवर्नमेंट जुडिशरी वाले एस्पिरेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रही है, क्योंकि बाकी गवर्नमेंट तो शांत बैठी हैं। कई सारी गवर्नमेंट अभी सोच ही नहीं रही है कि कब नोटिफिकेशन देनी है। जैसे कि यूपी 2022 के बाद अब 25 आ गया है, हो सकता है 26 भी आ जाए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। खैर, लेकिन जो आया है पहले उसको देख लिया जाए। देखो, यहां पर अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो बात करें तो 12 है। 12 वैकेंसी राजस्थान जेएलओ की निकाली गई है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा। ठीक है, तो जेएलओ की जो एग्जाम कराता है वो लोक सेवा आयोग कराता है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट है 5। यहाँ पर अनरिजर्व्ड जो पोस्ट है वो है जनरल कैटेगरी में 5। ठीक है, और वोमेन में है 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिर्फ 2 रखा है इन्होंने, 5 और 2 7। एक एससी की पोस्ट है 8, एक एसटी के लिए है 9, और ओबीसी की 2 है 11, और एक ईडब्ल्यूएस की है 12। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 12। तो अपने हिसाब से देख लीजिए आपकी कितनी पोस्ट काम की है। ठीक है, बेसिक तौर पे कहा जाए तो 5 जनरल पोस्ट है जिन पर हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी आउट ऑफ द राजस्थान, क्योंकि ये सारी तो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एससी एसटी ये सब तो पहले से रिजर्व्ड है, और 2 सीट वुमेन की हैं जो राजस्थान के लिए ही पहले से रिजर्व होंगी, मतलब ऑल ओवर इंडिया के लिए है, लेकिन वुमेन की सीट है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो 5 सीट है जिन पर हम फाइट कर सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम का एक प्रोस्पेक्टिव होता है जिसके वजह से हम कोई भी एग्जाम देते हैं, वो ये है सिंपली कि हमें सिर्फ एक चाहिए। ठीक है, माना कि वैकेंसी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी हमें सारी नहीं चाहिए। 12 पे हमारा सिलेक्शन होगा भी नहीं, और 12 का होगा भी कोई तो वो 12 होंगे जिनका सिलेक्शन होगा। अब वो कोई भी हो सकते हैं, ये कोई पैरामीटर नहीं है कि किसका होगा, लेकिन कोई भी हो सकता है। ठीक है, आगे बात की जाए इसमें तो ये कह रहा है, आगे देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इन्होंने दिया है। ये सब पढ़ लेना तुम्हें अगर जरूरत दिखाई दे। हम बात कर रहे हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं। ठीक है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, ये कह रहा है इसमें चाहिए लॉ इन डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो एलएलबी हमें चाहिए होगा क्वालिफिकेशन में। दूसरा, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। ठीक है, नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, तो ये 2 चीजें इन्होंने क्वालिफिकेशन में मांगा है। ठीक है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं में 2 चीजें मांगी है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने नोट दिया है अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता होने पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। यदि ऐसे अभ्यर्थी आएगा तो इस द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तथा ऑनलाइन आवेदन की प्रत्याहृत करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। ठीक है, इन सब की बहस जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो। ये देखो, सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो, इसका मतलब क्या है, जो एलएलबी एस्पिरेंट हैं वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं, वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता कितनी हमारी एलएलबी, तो एलएलबी जो सम्मिलित हो चुका हो, जिसका कंप्लीट हो गया हो लास्ट ईयर अंतिम वर्ष की परीक्षा में, या सम्मिलित हो रहा हो जो लास्ट ईयर के एग्जाम दे रहा है, वो भी इस एग्जाम को दे सकता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो जिनका 3 ईयर एक्सपीरियंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि उनके पास फिलहाल जुडिशरी की कोई वैकेंसी नहीं है, वो या तो एपीओ दे सकते हैं या फिलहाल में जेएलओ निकला हुआ है, तो जेएलओ एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए हो सकता है। ठीक है, तो इस बात पे खास ध्यान दिया जाना चाहिए उनके द्वारा। ठीक है, आगे देखो, किंतु ऐसा भी व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। साक्षात्कार से पूर्व, इंटरव्यू से पहले आपका एलएलबी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब जब भी इंटरव्यू होगा, मान के चलो अगस्त में वैकेंसी आई है, तो नवंबर दिसंबर में इसका प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, मेंस होगा नहीं, सीधे इंटरव्यू होगा,
तो इंटरव्यू में तक तुम्हारा एलएलबी का फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब ये देख लेना तुम्हारा आ पाएगा नहीं आ पाएगा, हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। ग्रेड पे अच्छा है, 3600 ग्रेड पे है तो अच्छी बात है। इसके बाद देखें आयु सीमा, ठीक है, एज लिमिट देख लेते हैं। 1/1/2026 अभी आने वाला 2026 तक 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, तो 21 से 40 तक की एज वाले सारे बच्चे यहाँ पर एग्जाम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये कह रहा है विज्ञप्ति पदों के अनुरूप दर्शाए गए आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों या अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान। आयु में छूट दी गई है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पर। 21 से 40 तो बेसिक है, इसके बाद एज रिलैक्सेशन है। क्या एज रिलैक्सेशन है देखें, ये कह रहा है, हाँ ये देखो, ये कह रहा है राजस्थान मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, SC ST, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS ऑफ राजस्थान स्टेट। कितने वर्ष की छूट है? 5 वर्ष की छूट। तो 45 की एज तक फॉर्म भर सकते हैं SC ST MBC मोर बैकवर्ड क्लासेज और EWS के स्टूडेंट, ठीक है। 21 to 40 और 5 वर्ष की और उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद वोमेन कैंडिडेट, वहां पर मेल कैंडिडेट था, यहां पर वोमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेज, मोर बैकवर्ड क्लासेज, ठीक है, और EWS ऑफ राजस्थान स्टेट। केवल ये जो छूट मिल रहा है केवल राजस्थान राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के लिए है, सबके लिए नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगर तुम यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से या किसी और राज्य से हो तो तुम्हें इन छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपकी एज 21 to 40 ही होनी चाहिए, ठीक है। इनको कितना रिलैक्सेशन मिला है? 10 ईयर। मतलब अगर महिलाएं हैं राजस्थान इस राज्य में रहने वाली, अगर वो EWS SC ST BC MBC इनसे बिलोंग्स करती हैं तो उन्हें 10 वर्ष तक का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब 50 की एज तक वो फॉर्म को फिल कर सकती है, ठीक है। इसके बाद है वोमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, ठीक है। महिलाओं के लिए स्पेशल आरक्षण की बात की गई है। कोई भी महिला हो, वोमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, स्टेट की बात नहीं की गई। कितना है? 5 ईयर। आप कहीं से भी हो, अगर आप महिला हो तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पर आपको मिलता है। राजस्थान से हो तो 10 साल का मिलेगा और यहां से हो तो 5 साल का, ठीक है। इसके बाद विडोज एंड डिवोर्स वोमेन, ये बात ध्यान रखना, ये विडोज और डिवोर्स वोमेन के लिए स्पेशल क्लॉज रखा है और ये कह रहा है अधिकतम आयु की सीमा नहीं है। मतलब उनकी आयु चाहे कितनी ही क्यों ना हो, 50 55, ठीक है, कोई सीमा नहीं है अधिकतम आयु की। अब ये मत कहना 70 साल वाले की भी क्या महिला फॉर्म भर सकती है? क्या नहीं भर सकती? ठीक है, रिटायरमेंट से पहले तो सिलेक्शन चाहिए ही ना, पता। अब तुम रिटायरमेंट के बाद थोड़ी ना सिलेक्शन लोगे 65 साल की उम्र में, ठीक है, तो वो नहीं भरेगी। अधिकतम सीमा डिसाइड नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी होनी चाहिए कि रिटायरमेंट अगले ही दिन रिटायरमेंट ना हो जाए, अगले दिन भी चलेगा, आप पहले ही रिटायर ना हो गए हो, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, बस इसमें इतना ही था, एज रिलैक्सेशन इतना ही है। इसके बाद देख लेते हैं, ये कह रहा है ये कह रहा है उस भूतपूर्व कैदी के मामले में, भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था। मतलब जब उसको हमने दोष सिद्ध किया था तब वो अधिक आयु का नहीं था, इसी आयु का था, 21 से 40 वर्ष की आयु का था। नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था। उपवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी। बराबर की मतलब मानो एक व्यक्ति था जो 30 साल का था, जो जेल गया, वो 12 साल जेल रहा, तो आज उसकी उम्र 42 साल है, तो अब उसे 12 साल के एज रिलैक्सेशन उसको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ 40 मतलब 52 तक भर सकता है वो, ठीक है। इसके बस इस तरीके से समझ लो।
इसके बाद एनसीसी कैंडिडेट वगैरह के लिए बात की गई है, और इंडिया पाकिस्तान युद्ध 1971 की बात की गई है। ये सारी चीजें देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रोविजन कहीं अप्लाई बहुत ही कम कंडीशन में होते हैं। और हम देख लेते हैं और क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया ये कह रहा है, चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक उत्तर पत्रिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित विनियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के योग के अनुसार की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। ठीक है। दूसरा है परीक्षा के स्थान। परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। मतलब अभी कोई एग्जामिनेशन डेट हमारे सामने नहीं है, उसका एक अलग से नोटिस आएगा, जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है। इसके बाद कह रहा है ये आवेदन की अवधि। आवेदन स्टार्ट हो रहा है हमारा दिनांक 27/8/2025, 27 तारीख से ये फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट होगी, और ये होगी 25/9/2025। 25 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अभी काफी टाइम है, अभी जैसी नोटिफिकेशन आए, मतलब जब से फॉर्म ओपन होंगे, अभी हमारे पास हैं लगभग 6 दिन, तो उसके बाद हम इसको फिल कर सकते हैं, और 25 सितंबर तक का हमारे पास टाइम होगा। ठीक है। इसके बाद आवेदन ऑनलाइन होंगे, ये सब चीजें सेकेंडरी मार्कशीट वगैरह ये सब चेक कर लेना, इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं दिखाई देगी। जब तुम फॉर्म भरोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आपको देखने के लिए वहां मिलती रहेंगी। इसके बाद है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है आवेदन। ये देखो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंक किसी स्तर का कोई संशोधन संभव नहीं होगा। ओटीआर से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। पहले राजस्थान का ओटीआर कर लेना, फिर उसके बाद ये फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार के सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500 रुपए है। अगर कोई भी संशोधन तुम करते हो तो 500 रुपए अलग से चार्ज लगेगा। ठीक है। इसकी फॉर्म फिलिंग की जो फीस होगी वो अलग होगी, संशोधन करने की फीस 500 रुपए है, वो अलग होगी। मतलब तुमसे फॉर्म भरते समय यदि कोई गलती हो जाती है और तुम उसको ठीक करना चाहते हो तो उसके लिए 500 रुपए तुम्हें अतिरिक्त पे करने पड़ेंगे। जो हमारी एग्जामिनेशन फीस है वो है हमारी सामान्य, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों की फीस है 600 रुपए। ठीक है। आरक्षित वर्ग SC ST, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर OBC और EWS और शहरिया आदिम जाति के विद्यार्थियों की फीस है 400 रुपए। ठीक है। और दिव्यांग जनों की फीस है यहाँ पर 400 रुपए। तो कुल मिलाकर 400 फीस है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और जनरल कैटेगरी के लिए 600 फीस का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। ठीक है। तो 600 रुपए यहाँ पर फीस आपको पे करनी पड़ेगी अगर ये आप फॉर्म फिल करते हैं। इसके बाद और चीज देख लेते हैं, अगर इस नोटिफिकेशन में हमारे काम की और 2-4 चीजें मिल जाए तो अच्छी बात है। सिलेबस, हाँ सिलेबस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये देखो, scheme of examination, the examination have two phases। कौन कौन से? written examination और interview। ठीक है। the written examination shall include 4 पेपर नेमली। ठीक है। 4 पेपर होंगे written examination में। क्या है सब्जेक्ट? देखो, पेपर 1, 2, 3, 4। पेपर 1 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा लेकिन फंडामेंटल राइट आएंगे, DPSP आएगा। ठीक है। उसके बाद आएगा रिट्स आएगा। ठीक है। फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और अटॉर्नी जनरल। मतलब 5-6 टॉपिक हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाएंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने पहले से ही सिलेबस को क्लियर कर दिया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। कंपटीशन
में, और यहां पर इन्होंने अगर टॉपिक डिसाइड कर दिए तो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड पेपर है जिसमें पूछा जाएगा सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी आएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का मतलब है अब ये बीएनएसएस। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, बीएनएसएस। इसके बाद है ठीक है, प्रोविजंस रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड जनरली इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स विल बी गिवन इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये भी कह रहा है कि स्पेशल प्रोविजन पूछे जाएंगे जो गवर्नमेंट ऑफिसर को स्पेशल पावर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें तीसरा हमारा सब्जेक्ट है, तीसरा पेपर है हमारा एविडेंस एक्ट आएगा, लिमिटेशन आएगा, इंटरप्रिटेशन आएगा, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग आएगा। ठीक है, तो चार पेपर यहां पर रखे गए हैं तीसरे वाले पेपर में, और चौथा पेपर होगा हमारा लैंग्वेज का जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है, और सभी का वेटेज रखा गया है, सभी का वेटेज कितना है, 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स, और लैंग्वेज का भी 50 है, मतलब 25 हिंदी 25 इंग्लिश, कुल मिलाकर 200 नंबर का एक पेपर हो। ठीक है, मतलब 4 पेपर होंगे 200 नंबर के। द ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर शैल बी 3 आवर, 3 घंटे का एक पेपर होगा। 40% इन द ईच पेपर शैल बी पास मार्क फॉर द एग्जाम, मिनिमम 40% हमें नंबर चाहिए होंगे। प्रोवाइडेड द परसेंटेज फिक्स एबव शैल बी रिलैक्सेशन। ठीक है, उसके बाद है सीनियर सेकेंडरी लेवल विल बी स्टैंडर्ड फॉर द लैंग्वेज पेपर, मतलब जो हमारा हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के होंगे, उससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, 4 पेपर तो होंगे लेकिन इन्होंने इसको रिटन एग्जामिनेशन कहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो। ठीक है, नेक्स्ट है देयर शैल बी 150 क्वेश्चन ऑफ ईच पेपर। देखो मार्क्स 50 ही हैं, लेकिन पेपर में जो मार्किंग है 150 नंबर का पेपर है, सॉरी 150 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, 3 घंटे में ये मत सोच लेना कि वो कम पूछ रहे 50 नंबर में, तो पूरा 150 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत है। देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग 1/3 शैल बी डिडक्टेड फॉर द ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी, बहुत बड़ी निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। ठीक है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग बहुत होता है, बच्चों को बाहर करने के लिए इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता। 1/4 ही बाहर कर देता है, ये तो फिर भी 1/3 है। खैर जो भी है, अच्छे से तैयारी करना। आगे देखें, अच्छा इन्होंने फिर से सिलेबस को, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया है। इसमें हिंदी का भी बता दिया है, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। हिंदी में हमारा है संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। देखो हिंदी के जो 10 टॉपिक हैं यही जुडिशरी में पूछे जाते हैं, यही एपीओ में पूछे गए, और यही जेएलओ में। ठीक है, सेम जर्नल इंग्लिश अगर तुम देखोगे तो यही 5-7 टॉपिक हैं जो हर बार पूछे जाते हैं राजस्थान में। तो जो लोग राजस्थान एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जुडिशरी से संबंधित एग्जाम की, उनको ये हिंदी के ये 10 और इंग्लिश के 5-7 टॉपिक को इतने अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए कि अगर कोई एग्जाम होगा तो वहां पर ये टॉपिक पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको किसी भी तरीके से मिस नहीं कर सकते, तो हमें इस पर थोड़ा अच्छे से फोकस करना चाहिए। जितना हम लॉ को प्रेफरेंस देते हैं, हमें हिंदी और इंग्लिश को भी देना चाहिए, जो केवल राजस्थान को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जो अदर स्टेट को भी टारगेट कर रहे हैं उनको लिए तो जीएस भी है, हिंदी इंग्लिश है, बहुत कुछ है। ठीक है, इसके बाद देखो एक यहां पर जो मैंने लास्ट अभी बात की है एडीए के सिलेबस के बारे में, वहां पर भी मैंने इस बात को मेंशन किया था कि हरियाणा के एडीए के एग्जाम में भी उन्होंने एक क्वेश्चन के आंसर के लिए 5 ऑब्जेक्टिव रखे हैं। ठीक है, और यहां भी 5 ही रखे गए हैं। ठीक है, देखो लिखा है, मैंने कहा था राजस्थान में भी 5 रखे जाते हैं। ईच क्वेश्चन हैव 5 ऑप्शन मार्क एट 1 2 3 4 5, यू हैव टू डार्कन ओनली 1 सर्किल including the correct answer on the answer sheet using blue ball point pen, using blue ball point pen स्पेशली मेंशन किया है, आज से ही ध्यान रख लेना, ब्लैक मत लेके जाना। ब्लू बॉल पॉइंट पेन जैसे जब हुआ है तो आपका क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड, तब उसमें लिखा आता है, लेकिन फिर भी आज से ही ध्यान रखना। इट इज मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। इट इज मैंडेटरी है कि आपको एक ऑप्शन चुनना ही पड़ेगा। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आपको ऑप्शन 5 चुनना पड़ेगा, लेकिन चुनना तो पड़ेगा। अगर तुमने वो नहीं चुना तो नेगेटिव मार्किंग काउंट लिखा है, देखो लिखा है इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्किल 5।
तुम्हें सर्कल 5 डार्क करना चाहिए। इन नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्केंड 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। 1/3 की निगेटिव मार्किंग लगेगी अगर आपने एक भी सर्कल को भरने से छोड़ दिया तो। अगर आपको आंसर नहीं पता तब भी आपको 5वां जो सर्कल दिया गया वो भरना पड़ेगा, अदरवाइज निगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसके बाद है आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट ascertain that he or she has darkened one of the circle bubble for the each question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time is provided for this. तुम्हें 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे इस बात के कि तुम ये बात आराम से चेक कर लो कि तुमने सारे क्वेश्चंस के बबल भर दिए हैं या नहीं भरे हैं। क्या होता है ना, हम जैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, एग्जाम होता है, क्वेश्चन आता है, हमें आंसर पता है तो हमने 4 भर दिए। अब हम सोच रहे हैं एक क्वेश्चन आया, हमें डाउट हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा, हमने सोचा कि अभी रखते हैं इसको होल्ड करके, 3 घंटे हो गए हैं, 150 क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुए, अब छोड़ा जा रहा है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि 10 मिनट में अपना पूरा पेपर चेक कर लो, अगर आपको आंसर पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको 5वां बबल भर देना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जिससे कि तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग एटलीस्ट ना हो। ठीक है, A candidate who has not darkened any of 5 circle is more than 10% question shall be disqualified। 10% क्वेश्चन से ज्यादा अगर तुमने बबल छोड़ दिए ना, मतलब समझो 150 क्वेश्चन का पेपर है और अगर तुमने 15 से ज्यादा मतलब 16 बबल भरने से छोड़ दिए, 17, 18, 20 मतलब जितने भी तुम ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 16 बबल भी तुमने भरने से छोड़ दिए तो तुम ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड हो, बात ही नहीं, तुम्हारी कॉपी ही चेक नहीं होगी। कोई तुमने कहा चाहे सारे पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, इसमें भी तुम पास हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अगर तुमने छोड़ दिया है बबल भरने से तो तुम आउट यहां से डिस्क्वालीफाइड मान लिए जाओ। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें कुछ और है क्या इस नोटिफिकेशन में। ये सब पढ़ लेना आराम से। वैसे ज्यादातर जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने हम लोग एग्जाम देते रहते हैं, सभी में ये सब जो गाइडलाइंस है होती हैं, तो इनको पढ़ लेना आराम से, ना भी पढ़ोगे तब भी चलेगा, इतना तो हमें पता चल ही गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा मतलब अगर तुम SC/ST से हो या फिर भूतपूर्व सैनिक हो तो सबको एक सर्टिफिकेट की तो जरूरत पड़ेगी ही। ठीक है, EWS का सर्टिफिकेट लगेगा जो लोग EWS में फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट तुम्हें चाहिए होंगे अगर तुम ये फॉर्म भरते हो तो। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही था इस नोटिफिकेशन में। अगर ये सब चीज़ें आप जानकारी याद रखते हो जो एग्ज़ाम तक हमारे काम आने वाली हैं, वो भी अच्छा है। बाकी फॉर्म अभी फिल होने 27 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो फॉर्म फिल कीजिए। और मैं सजेस्ट करूँगा, मैं एक ये पर्सनली तुम लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो लोग भी कंपटीशन में आ रहे हैं, जो नए हैं, जो पुराने हैं वो इस बात को जानते हैं, जो नए स्टूडेंट कंपटीशन में आ रहे हैं, मैं उनको बता दूँ, तुम्हारा सिलेक्शन होना ना होना एक अलग बात है, क्योंकि अभी तुमने स्टार्ट किया है, तो हो सकता है उसमें टाइम लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है साल भर लगे। ठीक है, लेकिन तुम्हें हर स्टेट का जो भी तुम्हारे जो क्राइटेरिया है जिसमें तुम तैयारी कर रहे हो, उससे संबंधित कोई एग्जाम आता है तो तुम्हें वो एग्जाम देना चाहिए। उसमें तुम्हें पता चलता है कि नए जो क्वेश्चन ड्राफ्ट हो रहे हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नए क्वेश्चन नहीं बनेंगे, नए क्वेश्चन ड्राफ्ट होते हैं, वहां पर तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है। तुम हो सकता है घर पर बैठ कर तुम 100 में से 90 क्वेश्चन टिक कर रहे हो, वहां जाके तुम 60 पहुंच जा रहे हो, तो ये सोचने वाली ही बात है ना कि भाई जब मैं घर पे 90 क्वेश्चन तक कर रहा था तो वहां 60 क्यों हुए। तो इन सब चीजों को जानने के लिए तुम्हारा एग्जाम में बैठना बहुत जरूरी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी स्टूडेंट हैं, जो न्यू एस्पिरेंट हैं, पुराने तो अपने आप सब चीजें जानते ही हैं, लेकिन न्यू जितने भी एस्पिरेंट हैं वो एग्जाम देने के लिए जाए। जो भी फॉर्म निकले उसको फिल करो, उसकी प्रिपरेशन करो, उसको दे के आओ। ठीक है, बाकी उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन कब होगा, कौन से एग्जाम में तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ये बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, वो तुम अपने आप डिसाइड ही कर लोगे, जब जिस हिसाब से एग्जाम जाएगा उसके हिसाब से तुम उस बात को समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।